प्रश्न 32, भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन ट्राइबल। उत्तर भारत की जनजातियों की प्रमुख समस्याएं सामाजिक व आर्थिक हैं। इसलिए यहाँ पर यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके साथ साथ अन्य और भी समस्याएं हैं जिनको नीचे स्पष्ट किया जा रहा है। जनजातियों की प्रमुख समस्याएं। जनजातियों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। क आर्थिक समस्याएं, ख सामाजिक समस्याएं, ग शिक्षा संबंधी समस्याएं, घ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अ सांस्कृतिक समस्याएं, च राजनीतिक समस्याएं। क आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याओं को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक स्थानांतरित खेती। जनजातियों में स्थानांतरित खेती करने की व्यवस्था पाई जाती है। इन्हें जहां कृषि योग्य जमीन मिल पाती है वहीं पर ये लोग खेती का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। जंगल की समस्या। पहले जनजातियों का जंगल पर पूर्ण अधिकार होता था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात राज्य सरकारों ने लकड़ी, कोयला तथा अन्य वस्तुओं के ठेके प्रारंभ कर दिए हैं, अतः जनजातियों के लोग परेशान रहते हैं। ठेकेदार भी इन्हीं लोगों द्वारा कार्य कराते हैं और उन्हें कम मजदूरी देते हैं, जिससे इनका पालन पोषण भी नहीं हो पाता है। नहीं। भूमि व्यवस्था। आदिवासी खेती करने के अभ्यस्त होते हैं। ये लोग भूमि पर अनाज पैदा करके अपना पालन पोषण करते हैं, लेकिन आज महाजनों ने इनकी भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिससे ये परेशान रहते हैं। कुछ महाजन इनको ऋण देते हैं, जब ये ऋण नहीं चुका पाते हैं तो इसके बदले में इनसे भूमि ले ली जाती है। इस प्रकार इनके सामने भूमि की समस्या भी है। ख सामाजिक समस्याएं। समाज से संबंधित भी इनकी अनेक समस्याएं हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से है। बाल विवाह। पश्चिम बंगाल की अनेक जातियों ने हिंदुओं के संपर्क में आने पर बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया है। ऐसी जातियां संथाल तथा खांज है। बलि प्रथा तथा वेश्यावृत्ति। जनजातियों में बालक की बलि देने की भी प्रथा है। इसमें किसी बड़े देवता के नाम बच्चा जन्म लेता है। इसके 1 वर्ष बाद उसकी बलि चढ़ाते हैं तथा अपने शुभ कर्म की कामना करते हैं और देवता से आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार इनमें वेश्यावृत्ति का अधिक प्रचलन है। वधू मूल्य। जनजातियों के अंतर्गत विवाह के समय वधू मूल्य की मांग करते हैं, जिसकी वजह से इन जातियों में व्यभिचार, अपहरण आदि अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षा संबंधी समस्याएं। जनजातियों में शिक्षा का विशेष अभाव है। बिना शिक्षा के उनमें रहन सहन, खाना पीना तथा विभिन्न प्रकार की भयंकर बीमारियां फैलती हैं। इन्हें उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। ये शिक्षा के अभाव में अपने खेतों में प्राचीन प्रणाली पर आधारित कृषि कार्य करते हैं। इस प्रकार के और भी अनेकों कारण स्पष्ट सामने आते हैं, अतः उनमें शिक्षा की कमी मुख्य है। इसलिए इस समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। बात तो सही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जनजातियों के लोग अधिकतर खुले वातावरण में रहते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न जगह के लोगों के संपर्क में आकर उन्होंने भी कपड़ा पहनना प्रारंभ कर दिया है, किंतु वे उसको उचित प्रकार से नहीं पहन पाते। जैसे वर्षा से कपड़ा भीग गया तो उसे ही पहने रहते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। सर्दी गर्मी का प्रभाव भी पड़ता है, अतः उनमें बीमारियां जन्म लेती हैं। अन्य जातियों के संपर्क में आने से अनैतिक संबंध, जैसे यौन संबंध होने के कारण ये अनेक गुप्त रोगों के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्या दूर करने के लिए पहले निर्धनता को दूर किया जाए तथा इसकी उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाए, जिससे इनके सम्मुख स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न न हो। सांस्कृतिक समस्याएं। भाषा की समस्या। जनजातियों के लोग सभ्य समाज के संपर्क में आकर जो उनकी अपनी मूल भाषा थी उसको धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं तथा सभ्य समाज की भाषा को सीखने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार अपनी मातृभाषा के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। एक प्रकार से उनमें हीनता की भावना जागृत होती जा रही है। ललित कलाओं का ह्रास। जनजातियों के सभ्य समाज के संपर्क में आने से इनकी अपनी जो कलाएं थी उनको भी क्षति पहुंचती है। इनकी कलाओं में इस प्रकार का गुण है कि जो उन्हें जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। सभ्य समाज के संपर्क ने ही इन ललित कलाओं के प्रति उनमें उदासीनता प्रारंभ कर दी है, जिससे ये कलाएं समाप्त होती जा रही हैं। गजब बेइज्जती है। जब राजनैतिक समस्याएं। जनजातियों में अपना एक विशेष ढंग का राजनैतिक संगठन था। उनके गांवों में एक व्यक्ति ही मुखिया होता था। वह सबको जो आदेश देता था वह सभी व्यक्तियों को मान्य होता था। जब से अंग्रेजी शासन समाप्त हुआ तब से राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है। प्रशासकीय अधिकारियों ने पंचायतों का कार्य ले लिया है। इसके अलावा कुछ जनजातीय लोगों ने अपना अलग अस्तित्व बनाने के लिए आंदोलन भी किया था, जैसे नागालैंड। राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ज्ञान पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हो पाता। उद्धरण चिन्ह। जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव।
आर्थिक दशा को सुधारने हेतु सुझाव। जनजातियों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा रहे हैं। जनजातियों के लिए कृषि योग्य भूमि प्रदान की जाए तथा उसके लिए उन्नतशील बीज, अच्छे बैल तथा अच्छे किस्म के हलों की व्यवस्था की जाए। जनजातियों में कुटीर उद्योग संबंधी कार्य सीखने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खुलवाए जाएं, जिसके लिए उचित धन की व्यवस्था की जाए। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। प्रश्न 33। उरांव जनजाति पर एक लेख लिखिए। राइट एन एसे ऑन अरुण ट्राइबल। सरगुजा वी 2019। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, अर्थ, मीनिंग। उरांव शब्द गैर आदिवासी लोगों का दिया हुआ है। ये स्वयं को कुरुख कहते हैं। इनकी भाषा में बहुत से शब्द गुंडारी के हैं। भाषाविद ग्रियसन की राय है कि कुरुख शब्द द्रविड़ मूल का है। उनके अनुसार तमिल के गुरुराथी शब्द कुरुक से इसका संबंध हो सकता है। गरुड़ टोटम भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ के उरांव धांगा कहे जाते हैं। कभी कभी उन्हें धांगा उरांव भी कहा जाता है। उड़िया में धांगा शब्द का अर्थ है बंधुआ कृषि श्रमिक है। भौगोलिक वितरण एवं जनसंख्या। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन। 1981 की जनगणना के अनुसार उरांव जनजाति की आबादी बिहार के अतिरिक्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, जरापुरंगा, खरसिया एवं सरगुजा जिले की अंबिकापुर, बैकुंठपुर, भरतपुर, जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, पाल, सुखरी एवं सीमापुर तहसीलों में निवास करते हैं। पश्चिमी बंगाल, असोम, किंतु मुख्य रूप से इनका केंद्र स्थल दक्षिणी बिहार अब झारखंड की है। समझ रहे हो? इतिहास। हिस्ट्री। प्राप्त अध्ययनों के आधार पर आरंभिक इतिहास यह माना जाता है कि प्राचीन समय में उरांव पश्चिमी और उत्तरी भागों में रहा करते थे। तत्पश्चात इन्होंने शाहाबाद भोजपुर क्षेत्र में प्रवेश किया। आर्य देश के अतिक्रमण के कारण इन्हें रोहतासगढ़ छोड़ना पड़ा। कुछ समय तक उरांव ने रोहतास के पठारी इलाकों में आश्रय लिया, फिर छोटा नागपुर की ओर बढ़े। रोहतास छोड़ते समय ये दो दलों में बढ़ गए। एक दल गंगा के तटवर्ती इलाके से गुजरता हुआ राजमहल के पहाड़ी इलाकों में पहुंचा। उन्हीं के वंशज सौरिया पहाड़िया हुए। दूसरा दल कोयल नदी के तटवर्ती मैदानों से होता हुआ पलामू में प्रवेश किया। पलामू के बाद इन्होंने उत्तरी पूर्वी रांची में प्रवेश किया। उरांव के आगमन से पहले से वाले मुंडा रांची के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की ओर चले गए। छोटा नागपुर के उरांव का आगमन दूसरी शताब्दी माना जाता है। S.C. राय ने अपनी पुस्तक 1915 में उरांव की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। मुंडा परिवार की यह जनजाति अपनी भाषा के आधार पर द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। इसका मुख्य कारण उरांवों का ऐतिहासिक वितरण है। उरांव भारत में दक्षिण कब पहुंचे यह ज्ञात नहीं है। इसी अरे कहना क्या चाहते हो? काल में वे अपनी मूल भाषा भुला बैठे, किंतु दक्षिण में अनेक सदियों तक द्रविड़ मूल की जातियों और जनजातियों के प्रभाव में उन्होंने द्रविड़ भाषाएं अपना ली। अपेक्षाकृत अपने नए इतिहास के उरांव कर्नाटक से उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़ने वाली जनजाति माने जाते हैं। यह तथ्य उनकी परंपरा से सुनने कर्नाटक मूल के लोग हैं। कर्नाटक से वे बिहार और छत्तीसगढ़ में पहुंचे, जहां से उन्हें पुनः अपेक्षाकृत कम उर्वर क्षेत्र छोटा नागपुर की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। शारीरिक विशेषताएं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उरांव लोगों की शारीरिक विशेषताएं द्रविड़ों से भिन्न है। उनके काले रंग की त्वचा, मोटे और लहरदार घने काले बाल, घनी दाढ़ी, शरीर पर सघन रोमावली, लंबा सिर, मध्यम आकार की आंखें, पुतली का काला रंग, उठी हुई नाक, मोटे होठ तथा मध्यम से कुछ कम कद उन्हें आस्ट्रिक ही सिद्ध करता है। निवास क्षेत्र। रेजिडेंस एरिया। उरांव मुख्यतः बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। बिहार में सन 1941 में इनकी जनसंख्या 6.47 लाख थी, जो सन 1961 में बढ़कर 7.35 लाख हो गई। सन 1971 इनकी जनसंख्या 8.76 लाख हो गई, अर्थात उस एक दशक में जनसंख्या की वृद्धि 17.7% हुई। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या रांची जिले के लोहारदगा एवं गुमला सब डिवीजन में है। उरांव जनसंख्या का 74.7% भाग अर्थात 6.55 लाख रांची जिले में है। एक लोक उरांव या कुल जनसंख्या का 12.1% पलामू जिले में सीमित है। सिंहभूम, कटिहार, हजारीबाग, पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण में इनकी जनसंख्या कुछ हजारों में ही है। बिहार में अपने सघन बसाव के कारण ही वे अपनी मातृभाषा को जीवित रखे हैं। छत्तीसगढ़ के जिलों में ही उरांव रहते हैं, जहां कुल जनसंख्या 3,50,000 आंकी गई। क्यों हिला डाला ना? परिवार एवं समाज। फैमिली एंड सोसाइटी। सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। उरांव समाज पितृपक्षीय वंश परंपरा पर आधारित है। इस नियम के अनुसार परिवार की परंपरा पिता की ओर से चलती है। पुत्र ही पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी है।
इस प्रकार उरांव समाज पितृसत्तात्मक है। परिवार, कुल समूह और गोत्र सभी पितृपक्षीय हैं। उरांव के परिवार पितृस्थानिक होते हैं। पितृस्थानिक से तात्पर्य है विवाह के बाद पुत्र पत्नी के साथ अपने पिता के समूह परिवार वालों के साथ रहता है। परिवार के रूप विस्तृत और साधारण दोनों हैं। अधिकतर उरांव गांवों में विस्तृत परिवार ही देखने को मिलता है। इस प्रकार के परिवार में माता पिता के अलावा पिता के भाई, विवाहित पुत्र व उनके परिवार तथा अविवाहित पुत्रियां रहती हैं। आधुनिक समय में दो सगे भाई अलग अलग मकानों में रहने लगे हैं, किंतु सभी सम्मिलित रूप से एक ही कृषि भूमि पर काम करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मूल समूह कोर टीम। एक उरांव गांव के परिवार वाले कई एक कुल समूहों में विभाजित हैं। इसे खूंट कहा जाता है। गांव की कुछ भूमि पर खूंट का आधिपत्य रहता है। खूंट के सदस्यों की अनुमति के बिना इस पर अन्य दखल नहीं करते हैं। एक कुल समूह में 3-4 पीढ़ी के सदस्य यदि जीवित हो तो सम्मिलित किए जाते हैं। खूंट की सदस्यता जन्मजात होती है। इसके सभी सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते हैं। परिवार और कुल समूह से बड़ा सामाजिक समूह गोत्र होता है। उरांव की सामाजिक प्रणाली में गोत्र प्रमुख है। इनका गोत्र बहिर्विवाही होता है, यानी एक गोत्र समूह वाले परस्पर विवाह संबंध स्थापित नहीं करते हैं। गोत्र का स्थानीय नाम किली या गोत्र है। एक गांव में एक गोत्र वाले रहते हैं, कभी कभी दूसरे गोत्र भी देखे गए हैं। कुछ प्रमुख गोत्रों की नामावली इस प्रकार है: लड़का, बाच, रुंडा, टिरकी, चूहा, बेक, नमक, मुंजनी, एक लतर, बखलस, घास, खलकी, मछली, कुजू, टोप्पो व टोपनो, चिड़ियो, पन्ना, लोहा, करकेटा, खिस, धान आदि। पहनावा, कॉस्ट्यूम। उरांव पुरुष 3 से 6 मीटर का वस्त्र कमर में लपेटकर धारण करते हैं। त्योहारों में कुछ ज्यादा लंबा कपड़ा धारण किया जाता है। शरीर के ऊपरी भाग को चादर या अंगरखे से ढका जाता है। पुरुष बालों को बांधते हैं, जबकि स्त्रियों बालों को खुला रखती हैं। वे नाक, कान, गले तथा पैर में पीतल के आभूषण पहनती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विवाह, मैरिज। उरांव समाज एक विवाही है। विवाह संबंध का आधार है गोत्र। एक गोत्र वाले दूसरे गोत्र समूह, जो कि प्रायः दूसरे गांव में रहते हैं, में विवाह करते हैं। विवाह संबंध वधूधन की अदायगी के द्वारा होते हैं। आजकल वधूधन के अंतर्गत नकद, रुपये, चांदी के जेवर, कपड़े आदि स्वीकार किए जाते हैं। उरांव में विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। प्रायः विधवा मृत पति के भाई की पत्नी स्वीकार कर ली जाती है। इसे देवर विवाह कहते हैं। उरांव समाज में विवाह विच्छेद या तलाक की भी मान्यता है। तलाक के मुख्य कारण है विवाहिता स्त्री का अन्य के साथ यौन संबंध, पति का नपुंसक या पत्नी का बांझ होना। अगर स्त्री दोषी हुई तो वधूवधन लड़के के पिता या परिवार वालों को लौटा दिया जाता है। विवाह प्रथाएं, मैरिज कस्टम्स। एक विवाह प्रथा ही सर्वाधिक प्रचार में है। गोत्र के बाहर दूसरे गोत्र में ही लड़के या लड़की का विवाह होता है। विवाह का निश्चय लड़के लड़की के माता पिता के द्वारा किया जाता है। यद्यपि 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की अपनी इच्छा से अपनी रुचि का वर पसंद करके भी अपने गोत्र से बाहर के घर के बारे में अपनी छांट को अपने माता पिता को बतला सकती है। भूतकाल के उरांव जनजाति में अविवाहित लड़के लड़कियों के युवागृह घुमकुड़िया हुआ करते थे, परंतु अब युवागृह का प्रचार बंद हो गया है। दहेज प्रथा भी कम होती जा रही है। शाबाश बेटा। धार्मिक प्रणाली, रिलीजियस सिस्टम। उरांव के परंपरागत धार्मिक विश्वास विविध रूपों के हैं। जीववाद, प्रकृतिवाद, टोटेमवाद, टैबू, वर्जना, जादुई विश्वास, पूर्वज पूजा सभी का सम्मिलित रूप ही उरांव धर्म है। परंपरागत उरांव धर्म का दूसरा नाम सरना धर्म है। उरांव के देव देवी की श्रृंखला सूर्य देव सर्वोपरि है। इसे ये लोग धर्मेश कहते हैं। प्रत्येक उरांव गांव के सरना में ग्राम देवता वास करते हैं। उरांव पुजारी को पाहन कहा गया है। वही सरना में पूजा करता है। उरांव के गांवों की जीवात्मा का मालिक पाट या पाटराज है, जो बीमारी या अन्य विपत्तियों से गांव की रक्षा करता है। इसका निवास स्थान गांव की सीमा के बाहर झाड़ी या वृक्ष के नीचे होता है। उरांव गांव की जीवात्माओं के दरहा देशवाली गांव का दरबान समझा जाता है। जब गांव में महामारी फैलती है तो 3 से 12 वर्षों के बीच सामूहिक चंदा द्वारा भैंस की बलि दी जाती है। यह सब धार्मिक कृत्य पाहन के नेतृत्व में संपन्न किया जाता है। उरांव की पैतृक आत्माएं पचबाला कही जाती हैं। दाह संस्कार की क्रिया के बाद मृतक की आत्मा पैतृक आत्माओं में मिल जाती है। उरांव होरबोरी उत्सव पैतृक आत्माओं के उपलक्ष्य में मना है। सभी कुल समूह वाले से अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। खलिहान का नया धान घर में तब तक उपयोग नहीं होता है जब तक एक भाग पूर्वजों के नाम अर्पित नहीं किया जाता। प्रतिदिन उरांव भोजन करने के पहले पानी और अन्न के कुछ दाने पूर्वज के नाम भूमि पर गिरा देते हैं। उरांव वाले जादुई क्रिया में भी विश्वास रखते हैं।
उरांव जादूगर को मती या ओझा कहा जाता है। बीमारी, मृत्यु, जन्मोत्सव के समय मती की सहायता ली जाती है। क्या बोला तूने? उरांव पुजारी, जिसे पाहन कहा जाता है, ऊपर देखे गांव का प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। इसका पद वंशानुक्रमिक होता है। अपने पाहन के नेतृत्व में उरांव नाना प्रकार के पर्व त्योहार का आयोजन करते हैं, जिसमें सरहुल, कर्मा, सोराहाई, दीपावली के समय प्रमुख है। ये सभी पर्व पड़ोसी हिंदू जाति वाले त्योहारों से काफी मिलते जुलते हैं। सरहुल इनका प्रमुख पर्व है, जो खाद्य सामग्री के संग्रह से जुड़ा है। राय 1928 के अनुसार उरांवों ने हिंदुओं के धार्मिक विश्वासों को न केवल अपनाया वरन उन्हें अपनी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार पुनः परिभाषित भी किया। जीवात्मा संबंधी उनकी धार्मिक मान्यता एक ऐसी ही मान्यता है। उरांवों की किंवदंती उन्हें किसी ऋषि की संतान निरूपित करती है। इस किंवदंती के अनुसार एक ऋषि जब तपोलीन थे, जब उन पर चींटियों ने बिल बना लिए और उनका शरीर उसमें छिप गया। एक लकड़हारे ने अज्ञानतावश इन बिलों पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। हृदय से निकले रक्त को ऋषिवर ने एक पत्ते पर रख दिया, जिससे भैया भैयन की उत्पत्ति हुई। यही कालांतर में उरांवों के पूर्वज पुरुष माने गए। ऋषि ने तपस्या के उपरांत उन्हें कृषि का ज्ञान दिया और कहा कि आने वाली मनुष्य जातियों को वे विभिन्न अन्नों का दान करें। विष्णु भगत उरांव का एक पूरा वर्ग है, जिसके आराध्य श्री कृष्ण है। यही नहीं, अभी और सुनिए। त्योहार आए उरांवों के त्योहारों में प्रमुख सरहुल या खद्दी तथा फाग है। जब तक सरहुल त्योहार नहीं मनाया जाता तब तक उरांव नए फल या पत्तियां नहीं तोड़ते। चैत के महीने की किसी तिथि में इसे मनाया जाता है ताकि महुआ चुने जा सके। इनके कुछ अनुष्ठान शिकार से संबंधित भी हैं, जो अब छोटे मोटे उत्सवों या त्योहारों जैसे ही मनाए जाते हैं। फागुन में सेंदरा, बैसाख में बिसु सिखरोर, ज्येष्ठ में शिकार के लिए फंदों की पूजा होती है। इन अवसरों पर नृत्य की भी प्रथा है। ये चुप है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है हाँ, इसका मतलब है